हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के राजनीतिक विज्ञान का 5वां अध्याय जन संघर्ष और आंदोलन का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे लोकतंत्र और जन संघर्ष। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा है बच्चों, हमने नेपाल की बात की थी और नेपाल में जो है हमने वहाँ पे जो है जनसंघर्ष को देखा था, लोकतंत्र को देखा था। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेपाल में चले आंदोलन का जो लक्ष्य था वो लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलिविया में जनसंघर्ष एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया था। हमने पिछली बार दोनों ही तरीके के उदाहरण को देखा है। पहले हमने नेपाल को देखा है। नेपाल में हमने देखा किस तरीके से जनता ने एकत्रित होकर जो है वहां पर जो राजतंत्र राजशाही थी और उन्हें समाप्त किया और लोकतंत्र की स्थापना की थी। और उस दूसरी तरफ अगर हम बोलिविया को देखते हैं तो आपने देखा कि वहां पे किस तरीके से एक जो संघर्ष हुआ था पानी को लेके और फिर से जो है लोकतंत्र के सामने जो है वो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को जनता की मांग को मानना पड़ा था। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो उदाहरण है किस तरीके से जो है वो पॉपुलर जो मूवमेंट होते हैं, जब लोगों के मूवमेंट होते हैं, इसको हमने समझा था कि लोकतंत्र जो है, जो लोग होती है, जनता होती है, उसमें एक अपार शक्ति होती है और अगर वो एक साथ एकजुट होकर अगर इकट्ठा हो जाए तो बड़े से बड़ी चीजों को जो है वो सत्ता को भी पलटा जा सकता है और बड़ी से बड़ी चीजों में बदलाव किया जा सकता है। आज हम इसी को आगे देखते हैं। बोलिविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीतिक नीति क्या होगी। और ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। हमने ये देखा कि देखिए दोनों ही तरफ जो है, एक तरफ बोलिविया में था जो कि जनसंघर्ष हुआ है और वो जो है वो सरकार की एक नीति थी कि भाई वो गलत तरीके से जो है वो बिजली की जो रेट्स है उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, एमएनसी को दे दिए और वो उसके खिलाफ जो होता है लोगों ने जो है, जब लोगों की जो आम जरूरतें होती है और उस पर अगर एक साथ सरकार के द्वारा प्रहार होता है तो फिर लोग जो है एकजुट हो जाते हैं। तो इसी नीति के खिलाफ जो है लोगों ने यह आंदोलन चलाया। नेपाल में जो आंदोलन था उसका एक अलग उद्देश्य था। वो ये था कि उसमें जो है जो राजशाही थी और उसको जो इनको खत्म करना था और लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। तो अगर हम देखेंगे तो ये दोनों ही, ऐसा नहीं था दोनों ही आंदोलन जो है वो अपने अपने स्तर पर सफल रहे थे, लेकिन इनके जो इफेक्ट हुए थे, इसके जो प्रभाव थे वो अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है और ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर जो है वो लामबद्ध हुई। जन समर्थक की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया और इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। इस तरह हम इन दो उदाहरणों में कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो क्या निष्कर्ष है, आइए बच्चों देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है और यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, फिर भी इसे अपवादी कहा जाएगा। ठीक है, देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, जो जन संघर्ष होता है उसके जरिए विकास होता है और यह भी संभव होता है कि कुछ जो बहुत ही, देखिए जो क्या होता है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले होते हैं ना, वो लोगों की सहमति से हो जाए और ऐसे जो डिसीजन होते हैं उसके पीछे किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई संघर्ष ना हो, कोई विवाद ना हो। लेकिन अगर हम देखें, अगर इस तरीके का कंडीशन होना भी एक अपवादी होता है। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो और उसे देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कि कभी-कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं, मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो, लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती है और ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं
बल्कि इनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। देखिए, जब कोई विवाद जो है वो उस संस्था जो है उसके बीच अगर कोई मान लीजिए कोई विवाद है, लेकिन वो विवाद इतना बढ़ जाए कि उसका समाधान जो है वो उसके अंदर नहीं हो सकता है, उन संस्थाओं में नहीं हो सकता है, तो अब इसका समाधान कौन करेगा? तो अब जो है उनका समाधान जनता के माध्यम से खोजा जाता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं, और यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है। लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है, क्योंकि जनता को भी देखिए जो लाना होता है वो किसके माध्यम से आते हैं अपनी बात को, वो राजनीति के माध्यम से ही जो है वो उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं, और ऐसे माध्यमों में हम क्या बोलेंगे, जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसके अलावा प्रेशर ग्रुप होते हैं, दबाव समूह होते हैं, और कुछ आंदोलनकारी समूह होते हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं, जिसके जरिए जनता जो है वो अपना कार्य करती है। अब हम देखेंगे लामबंदी और संगठन। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी एसपीए ने किया, और इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि ऐसा तो नहीं है कि एक एक व्यक्ति खड़ा होकर जो है वो डायरेक्टली कुछ भी ऐसा करे, नहीं होता है। तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो होता है ऐसे अलायंस होते हैं, गठबंधन होते हैं, वे जो अपनी बात जो है इस तरीके से करते हैं। अगर हम देखते हैं, जैसे नेपाल की अगर हम बात करते हैं, तो जो उन्होंने हड़ताल की थी कि भाई अनिश्चितकाल में उन्होंने हड़ताल कर दी थी, तो उस हड़ताल को किसने जो है उनको आगे आके उसको बताया था, उसको जो उन्होंने प्रमोट किया था, जो आह्वान किया था, वो 7 दल थे। ठीक है, 7 अलग अलग जो है पार्टीज थी, और उनका अलायंस हुआ था, उनका गठबंधन हुआ था, यानी कि एसपीए, जिसका नाम था एसपीए, उन्होंने जो है ये आह्वान किया था। और इसमें क्या थे, इसमें 7 पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शामिल हुए थे, और जिसमें कुछ ना कुछ सदस्य जो थे, मतलब इन पार्टी के कुछ ना कुछ जो मेंबर थे वो किसमें थे, वो डायरेक्ट जो है वो संसद में थे। लेकिन इस जन संघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं थी, ऐसा नहीं था। इस जन संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जिसको हम माओवादी बोलते हैं ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। इस पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी, और उसमें नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा इनके संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उसके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। देखिए, जब कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है ना, तो बहुत सारे लोग आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ माओवादी भी जुड़ रहे हैं, जो कि भाई वहां के संसद के प्रति जो है उनको कोई विश्वास नहीं है, लेकिन वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो मजदूर संगठन है वो भी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो मजदूर संगठन और उनके जो छोटे छोटे जो परिसंघ होते हैं, उन्होंने भी इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठन, मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता के समूह ने इस आंदोलन में अपना अपना समर्थन किया था। देखो बच्चे, एक चीज होता है, जब भी कोई क्रांति होती है ना, तो जो मध्यम वर्ग होता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना, वो हमेशा इसमें पार्ट करता है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है वो हर मूवमेंट, जो भी कोई अत्याचार होता है उसको, उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाला पहला वर्ग होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शिक्षक वर्ग है, जो वकील वर्ग है, जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, वो उनके समूह ने भी जो है इस मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन किया था, अपना समर्थन दिया था इसमें। पानी के, अब हम अगर बोलिविया की बात करते हैं, तो पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलिविया में जो आंदोलन चला, उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। हमने देखा अभी नेपाल को, नेपाल में जो है जो अगुवाई कर रहा है इस आंदोलन की, जो जन संघर्ष की, वो कौन कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल था, पार्टियां थी, इन्होंने किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बोलोविया को देखें, तो इस समय क्या हो रहा था कि भाई वाटर को क्या कर दिया था इन्होंने, प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, कि उसका निजीकरण करके उसे एक कंपनी को दे दिया था। लोगों ने बोला, उसके कारण क्या हुआ, जो वाटर सप्लाई जो गवर्नमेंट के रेट पे मिलता था, उससे हाई रेट पे लोगों से वसूला किया जाने लगा, क्योंकि हर एमएनसी पहले अपना फायदा देखती है। इसीलिए बोलोविया में जो आंदोलन चला था, उसकी अगुवाई किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो फेडकोर, ठीक है, नामक संगठन ने किया था,
और इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत अनेक स्थानीय कामकाजी जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूर के संगठन के परिसंघ, कोच बम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों और शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला था। मतलब ये बिल्कुल एक जन संघर्ष था कि इसमें कॉमन लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेशन इसमें दिया था अपना। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया और सन 2006 में बोलोविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। आप देखिएगा कि कभी कोई भी अगर बड़ा कभी भी जन संघर्ष हुआ है तो उसे ना किसी बाद में वो अगर जन संघर्ष एक फेमस हो जाता है ना, पॉपुलर हो जाता है, तो कई बड़ी बड़ी पार्टियां जो होती है वो भी इससे आके जुड़ जाती है और उससे उनका अपना भी राजनीतिक जो है वो बाद में कभी ना कभी ऐसा होता है कि उनको जो है उससे लाभ भी प्राप्त हो जाता है, भाई उनकी भी कुछ राजनीतिक लाभ उसको मिलता है। और ऐसे ही जो है वो सोशलिस्ट पार्टी को मिला था बोलोविया में। जब 2006 में बोलोविया में जो है जब उन्होंने उसका समर्थन दिया इस आंदोलन का लोगों को, तो 2006 में क्या हुआ था कि वहां पे सोशलिस्ट पार्टी को ही सत्ता मिली थी, उनकी सरकार बनी थी। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं और ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक बड़ा जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। देखिए, दो तरीके से आप किसी भी तरीके से जन आंदोलन कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जो है वो पार्टिसिपेट करके कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पार्टियां बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी तो नहीं कर सकता है। संभव है नागरिक की इच्छा ना हो, उसका प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत ना महसूस होती हो, और संभव है कि उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो, और ऐसे में वो सिर्फ मतदान करके ही प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी कर सकता हो, जो कि मोस्टली होता है। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके भी है, इनडायरेक्ट तरीके से भी आप कर सकते हैं, जिसके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों और नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह या दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांग के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं और ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन समूह भी होते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने देखा लोकतंत्र और जनसंघर्ष को देखा। हमने दो जो है उदाहरण के जरिए, एक नेपाल और एक बोलोविया के जरिए हमने ये देखा कि दोनों ही जगह जो है, दोनों ही देशों में जनसंघर्ष हुआ, लेकिन दोनों ही जो जनसंघर्ष हुआ था उसके प्रभाव अलग अलग थे और उन्होंने अलग अलग रूप से जो है वो हमें उसका एक देखने को मिलता है प्रभाव। जैसे कि मान लीजिए अगर हम नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ था उसमें लोगों की जो भागीदारी थी वो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी थी। वहीं अगर हम बोलोविया की बात करें तो उसमें लोगों ने जो है, जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो अपनी हिस्सेदारी दी थी। तो आज हमने इन सारी चीजों को अपने इस लेक्चर में डिस्कस किया।